Good morning, everyone. I'm starting with the screen sharing. So here, let us see today's sum. So this is the sum we will be doing today. Following is the balance sheet of Tulika Limited as on 31st March 2018. So आज का sum जो है, it is this sum. Following is the balance sheet of Tulika Limited as on 31st March 2018. Particulars rupees. So यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो बैलेंस शीट है ये हमें कंपनीज के फॉर्म में दिया है. कंपनीज के फॉर्म में इसमें वर्टिकल फॉर्म में है ए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. इसमें सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? ऑथराइज्ड इज द रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. द कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती. तो कितना ऑथराइज कैपिटल है? 20,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच, दैट इज 2 लाख. ये 2 लाख को हाईलाइट किया है, मतलब इसको हम लोग टोटल में काउंट नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द एक्चुअल शेयर कैपिटल, दिस इज जस्ट द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. इसके बाद we have 12,000 equity shares of ₹10 each. ये हमारा issued, subscribed and paid up capital है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये just repeat हो गया 2 बार. तो मैंने तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है वो कितना है? ऑथराइज 20,000 है. तो इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितना है? 12,000. 20,000 में से कंपनी ने क्या किया, 12,000 शेयर्स इशू कर दिया. तो 12,000 शेयर 10 रुपए का है, लेकिन क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स है. कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन शेयर्स. कॉल्स इन एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट ऑन शेयर्स बाय द शेयर होल्डर्स. कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कितना पैसा पे नहीं किया है? 3 रुपया पे नहीं किया 3,000 शेयर्स में. कितना? 3 रुपया पे नहीं किया 3,000 शेयर्स में. टोटल हमारे पास 12,000 शेयर्स है, जिसमें से कितना पे नहीं किया है? कुछ शेयर होल्डर ने 3 रुपया पे नहीं किया 3,000 शेयर्स में, जो कि कितना होता है? 3,000 into 3, 9,000 is the amount of calls in arrear. तो इसका मतलब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पे आएगा 1,20,000 में से 9,000 माइनस किया तो 1,11,000. कितना होता है? 1,11,000. तो यहाँ पे हमारा जो शेयर्स है वो कॉल्स इन एरियर को माइनस करके कितना शेयर कैपिटल है? 1,11,000. 12,000 इंटू 10 रुपीज का शेयर है. 12,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का होता है 1,20,000. पर ये 1,20,000 में कुछ शेयर होल्डर है जिन 3,000 शेयर होल्डर है, शेयर्स है, जिसपे 3 रुपया पे नहीं किया. तो 3 रुपया इंटू 3 हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाता है 9,000. कॉल्स इन एरियर हो जाते हैं 3,000. हियर क्या फिर से एक्सप्लेन करो. यहाँ पे हमारा इशूड कैपिटल है 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच,
1 lakh 12,000 into 10. Keep your calci with you. 12,000 into 10, 1,20,000, जिसमें से देयर इज कॉल्सिन एरियर जो क्या करने बोला है, कॉल्सिन एरियर को लेस करने बोला है. कितना है कॉल्सिन एरियर? ₹3 पर शेयर ऑन 3,000 शेयर्स. मतलब 12,000 में 3,000 शेयर पे ₹3 पे नहीं किया. व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्सिन एरियर? कॉल्सिन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन शेयर्स. मतलब शेयर पे कितना पैसा पे करना बाकी है. पूरा ₹10 पे करना चाहिए था, 12,000 शेयर पे ₹10 पे करना चाहिए था. बट देर आर शेयर होल्डर्स ऑफ 3,000 शेयर्स जिन्होंने अभी भी ₹3 पे नहीं किया, तो उनके अमाउंट को हम कॉल्सिन एरियर में बताएंगे 3,000 into 3 that comes to 9,000. So 1,20,000 में 9,000 कॉल्सिन एरियर है, तो बाकी का शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या है माइनस करके 1,11,000. इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है. रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस एज पर लास्ट बैलेंस शीट. सरप्लस होता है प्रॉफिट. सरप्लस मतलब किसको बोलते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. रिजर्व्स में बाकी रिजर्व्स लिखते हैं और सरप्लस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये क्या है? लॉस है. मतलब हमें लास्ट ईयर अभी तक सरप्लस एज पर लास्ट बैलेंस शीट क्या है? सरप्लस ही नहीं है. इट इज अ लॉस, इट्स अ डेफिसिट. सरप्लस एज पर लास्ट बैलेंस शीट मतलब ये क्या है? लॉस है. कितने का लॉस है? 22,000 का. मतलब लास्ट ईयर तक कितने का लॉस हुआ है? 22,000 का लॉस हुआ है. और इसके बाद add profit for the year. What is the profit for the year? It is 1,200. लास्ट ईयर तक 22,000 का लॉस हुआ और ये साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया. प्रॉफिट ये साल का कितना है? 1,200. तो हमारा अभी भी लॉस कितना रिमेनिंग है? 20,800. देखो ब्रैकेट में दिया है 20,800. क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लेकिन नेट लॉस, क्योंकि अभी भी प्रॉफिट से 1,200 का हुआ. लॉस तो कितने का था? 22,000 का. तो लॉस में से प्रॉफिट आने से थोड़ा लॉस कम हो गया और अभी भी कितना लॉस है? 22,000 माइनस 1,200 दैट इज 20,800. अभी भी ये लॉस है. तो इसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी है. करंट लायबिलिटी में क्या है? करंट लायबिलिटी में see one more thing here I have to write here one thing. मैंने लिखना भूल गई. यहाँ पे लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्सेस. ये क्वेश्चन में था पर मैंने क्वेश्चन में लिखना रह गया. सो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल है. ट्रेड पेबल है 15,425 और अदर करंट लायबिलिटीज है जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेस है 4,000. समझ में आया? क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है. हाउ मच इज द करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी में देयर इज ट्रेड पेबल, वो है 15,425 और हमारे पास है अदर करंट लायबिलिटी. अदर करंट लायबिलिटी क्या है? अदर करंट लायबिलिटी है 4,000. अदर करंट लायबिलिटी इज 4,000 एंड अदर करंट लायबिलिटी में ब्रैकेट में क्या दिया है? इट इज प्रोविजन फॉर टैक्स. नाउ वी कम अहेड. हमें असेट्स दिया है. असेट में हमारे पास है नॉन करंट असेट्स.
नॉन करंट असेट में पहले है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स असेट, जिसमें टैंजिबल असेट दिया है और इनटैंजिबल असेट दिया है। तो टैंजिबल असेट में हमारे पास क्या है, टैंजिबल असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 20,500, फिर हमारे पास मशीनरी है 50,850, 50,850, फिर हमारे पास इंटैंजिबल फिक्स एसेट है। इंटैंजिबल एसेट में हमारे पास है गुडविल, गुडविल का अमाउंट है 10,000। इसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में व्हाट वी आर हैविंग, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक 10,275, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर और बिल रिसीवेबल, वो है 15,000, और ट्रेड पेएबल क्या होता है, ट्रेड पेएबल होता है क्रेडिटर और बिल पेएबल, तो ट्रेड रिसीवेबल है 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1500, और अदर करंट एसेट में क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1500। So total of the balance sheet is 1,09,625। इसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट अस रीड। The directors have found that the valuation of the machinery was overvalued by rupees 10,000। मतलब मशीनरी का जो वैल्यू बता रहे हैं ना इधर 50,850, वो ज्यादा वैल्यू किया है। ओवर वैल्यू का मीनिंग क्या है, हैज बीन वैल्यूड मोर, मशीनरी का वैल्यू कम है लेकिन ये लोग ने ज्यादा उसका वैल्यू दिखाया है बैलेंस शीट में। जब डायरेक्टर्स ने वैल्यूएशन किया मशीनरी का दोबारा जब वैल्यू निकाला, रीवैल्यू किया मशीनरी को, जब रीवैल्यू किया तो पता चला कि मशीनरी जो 50,850 वैल्यू बता रहे वो 10,000 ज्यादा वैल्यू है। मतलब मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू इज 40,850, बट यहाँ पे बताया गया है 50,850। मतलब पहले जब मशीनरी को वैल्यू किया था पिछले साल या कभी किया होगा तब उसका वैल्यू था 50,850, लेकिन अभी जब मशीनरी को दोबारा वैल्यू किया गया, डायरेक्टर्स हैव फाउंड दैट द वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी was overvalued by 10,000। मशीनरी का 10,000 वैल्यू ज्यादा दिखा रहे। ओवर का मीनिंग तुम लोगों को समझ में आता है ना, ओवर वैल्यू मतलब क्या, ज्यादा वैल्यू किया गया है मशीनरी को, 10,000 ज्यादा वैल्यू किया गया है। तो कम करो, ऐसा जब भी ज्यादा वैल्यू करते हैं तो हम क्या, ओवर वैल्यूएशन जब भी होता है तो हम लेस करते क्या, मतलब जिसका वैल्यू 50,850 बताया गया है वो तो 10,000 ज्यादा वैल्यू दिखाया गया है, मशीनरी का वैल्यू 10,000 एक्स्ट्रा बताया है, 10,000 एक्स्ट्रा बताया है, तो मशीनरी का वैल्यू कम हो जाएगा, कम असेट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट है कि लॉस है, कैन एनीवन टेल मी। असेट जो यहाँ पे 50,850 बता रहे हैं ना वो रॉन्ग वैल्यू है, 10,000 एक्स्ट्रा बता रहे मशीन का वैल्यू, पर मशीन का एक्चुअल वैल्यू तो ये 50,850 से 10,000 कम है। मतलब 50,850 में 10,000 माइनस करेंगे तो मशीन का एक्चुअल वैल्यू तो 40,850 है। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है, मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लॉस है, मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है तो ये क्या है, इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस। सो नाउ यस यस करेक्ट। सो इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। इट इज प्रपोज्ड टू राइट डाउन दिस असेट्स टू इट्स ट्रू वैल्यू। तो ये डायरेक्टर्स ने क्या प्रपोज किया, डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया, ये प्रपोज किया टू राइट डाउन दिस असेट्स टू इट्स ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू में ये असेट्स को दिखाने का डायरेक्टर्स ने रिकमेंडेशन दिया, प्रपोज किया।
and to distinguish the deficiency in the statement of profit and loss account, profit and loss, and to write off goodwill and preliminary expenses by adoption of the following scheme. यहाँ पे बताया, पहले तो बोलते हैं डायरेक्टर्स जो मशीनरी को ओवर वैल्यू किया है ना उसको राइट वैल्यू में बताओ, ट्रू वैल्यू में बताओ, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मतलब क्या, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है ना, इधर हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, कितने का लॉस है, 20,000, आई एम सॉरी 20,800 का लॉस है, 20,800 का लॉस है, तो ये लॉस को और क्या बोला है, गुडविल, यहाँ पे देखो ये गुडविल है, इसको और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सबको क्या करना है, सबको राइट ऑफ करना है। तुम लोग को मैंने हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है, हम क्या बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर में क्या होता रहता है, कंपनीज को लॉसेस होता रहता है, कंपनीज को जब लॉसेस हो रहा है तो ऐसे कंपनी का कोई गुडविल रहेगा क्या, बताओ, जो कंपनी ईयर आफ्टर ईयर लॉस कर रही है ऐसे कंपनी का कोई गुडविल रहेगा, गुडविल मतलब गुड रेप्यूटेशन रहेगा मार्केट में, ऑलरेडी इनके तो जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी ये कंपनी में विश्वास कम होते हुए आ गया रहेगा, तो ऐसे कंपनी का क्या गुडविल रहेगा जिसको लॉसेस हो रहे हैं, तो वो गुडविल को हम क्या करते हैं, हमेशा राइट ऑफ करते हैं। और क्वेश्चन में बोला है और गुडविल के साथ और किसको राइट ऑफ करो, राइट ऑफ गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करो, हर क्वेश्चन में बोलने दो, नहीं बोलने दो, हम कोई भी फिक्टिशियस असेट होता है तो उसको राइट ऑफ करते हैं। और एक चीज को राइट ऑफ करना है, वो क्या है, डेफिशिएंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अपना कितना डेफिशिएंसी है, कितना लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 20,800 हमने अभी देखा था, देखो 20,800, 20,800 रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस है 20,800, तो हमें इसको और किस चीज को, गुडविल को और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या करने बोला है, राइट ऑफ करने बोला है। मशीनरी का बोलते हैं कि 10,000 ज्यादा वैल्यू किया, तो ये सब चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे दिया है वो है forfeit the shares on which the calls are outstanding, बोलते हैं जो जिसपे शेयर कॉल्स आउटस्टैंडिंग है वो शेयर को फोरफीट करो। तुम लोग को ये फोरफीट का मीनिंग समझते हैं, फोरफीट का मीनिंग क्या होता है, फोरफीट का मीनिंग होता है कैंसलेशन ऑफ द शेयर, फोरफीचर का मीनिंग होता है कैंसलेशन ऑफ द शेयर, मतलब क्या किया गया रहेगा, कंपनी ने देखा कि उनके कुछ शेयर्स, मतलब कितना शेयर, 3,000 शेयर्स, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया पहले भी, जब कंपनी ने देखा कि उनके 3,000 शेयर्स पे 3 रुपया अभी तक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो पहले तो कंपनी ने उनको रिमाइंडर सेंड किया रहेगा। कंपनी क्या करती है, पहले तो शेयर होल्डर को पोलाइटली रिमाइंडर सेंड करती है, लेटर्स भेजती है और उनको रिमाइंड करती है कि तुम्हारा इतना पैसा शेयर्स पे आउटस्टैंडिंग है, प्लीज पे कर दो। ऐसे कितने बार रिमाइंडर सेंड करेगी, अगर इतने बार रिमाइंडर सेंड करने पे भी जब शेयर होल्डर कॉल का पैसा पे नहीं करता, मतलब जो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे नहीं करता, सिंपल लैंग्वेज में रिमाइंडर सेंड करने के, रिमाइंडर मतलब लेटर्स थ्रू, लेटर्स थ्रू शेयर होल्डर को याद दिलाया कि इतना पैसा तुमको पे करना है, तो अगर शेयर होल्डर ये रिमाइंडर में भी कॉल का शेयर का आउटस्टैंडिंग पैसा पे नहीं करता, तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो होता है फोरफीचर ऑफ शेयर। लेकिन ये कंपनी का सबसे लास्ट डिसीजन होता है टू कैंसल द शेयर्स
ऑफ द शेयर होल्डर। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, ये 3000 शेयर्स पे कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, 3 रुपया। समझ में आया? ये 3000 शेयर्स पे कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, 3 रुपया। पर ये शेयर तो कितने का है, ये शेयर कितने का है, ये शेयर तो 10 रुपीज का है। मतलब ये जो शेयर होल्डर है, जो 3 रुपया नहीं पे किया है, उसने 7 रुपीज ऑलरेडी कंपनी के पास पे कर दिया है। 7 रुपीज ऑलरेडी कंपनी के पास पे कर दिया है। इसका मतलब जब कंपनी इसका शेयर को फोरफीट करेगी, जब कंपनी इसके शेयर को फोरफीट करेगी, वो टाइम पे कंपनी क्या करेगी, जो शेयर होल्डर ने पहले ही 7 रुपीज पे कर दिया है, वो पैसा शेयर होल्डर को कभी वापस नहीं मिलेगा। इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, सपोज आप लोग कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन के टाइम आप सपोज कुछ तो पैसा फीस का पे करते हो। आप लेटर जाकर अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे एडमिशन कैंसल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे तो क्या हुआ है कि आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज आप एडमिशन लेते हो जून में, एडमिशन लेते हो जून में, और आप दिसंबर में बोल रहे हो कैंसिल करना है, तो वो टाइम पे आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपने जितना भी, आपने पूरा जितना पैसा, सपोज 7,000 फीस है, आपने 4,000 पे किया, और अभी आप एडमिशन कैंसिल कर रहे हो दिसंबर में, तो आपने जो पैसा पे किया था वो तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब एडमिशन, यहाँ पे भी शेयर होल्डर ने 3000 शेयर्स में 3 रुपया पे नहीं किया, तो कितना पैसा पे किया होगा, 7 रुपीज पे किया है। 10 - 3 करो, 7 रुपीज। तो ये 7 रुपीज जो पे किया है, कंपनी ये 7 रुपीज जो है वापस नहीं देगी, 7 रुपीज जो है वो खुद रख लेगी। तो इसलिए कोई भी शेयर होल्डर, बहुत जेन्यून रीजन ही होगा, देखो इतने बार रिमाइंड किया उसके बाद भी 3 रुपया पे नहीं किया, 3 रुपया नहीं पे करने के चक्कर में कंपनी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है फॉर फीचर का, शेयर को कैंसिल करने का। तो ये सिचुएशन में उनको वो जो 7 रुपीज पहले पे किया था वो वापस नहीं मिलने वाला है, वो कंपनी को के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो अकाउंट को बोलते हैं हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, क्या होता है, एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, और वो स्पेशल अकाउंट को हम बोलते हैं शेयर फोरफीटेड अकाउंट। तो जितने भी शेयर्स कैंसिल किए जाते हैं ना कंपनी द्वारा, कंपनी जितने भी शेयर्स को कैंसिल करती है, वो शेयर्स का जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट मतलब जो शेयर होल्डर ने पहले से पे किया है शेयर का पैसा, जैसे ये सिचुएशन में 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपया पे नहीं किया, तो 7 रुपीज पे किया है, तो वो 7 रुपीज को कंपनी कहाँ पे ट्रांसफर करती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। उसका एंट्री मैं आप लोगों को बताऊंगी। और इसके बाद ये जो शेयर फोरफिटेड में पैसा जमा हो जाता है ना, वो पैसे को कंपनी तब तक हाथ नहीं लगा सकती है, कंपनी तब तक हाथ नहीं लगा सकती है जब तक कंपनी ये शेयर्स को किसी और को री इशू नहीं करती। तब ये शेयर फोरफिटेड में जो 7 रुपीज आ गया है ना, जब कंपनी ने फोरफिट किया वो शेयर्स को, जो आउटस्टैंडिंग था 3000 शेयर, तो ये 3000 शेयर पे 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है हर एक शेयर पे। तो ये प्रॉफिट को कंपनी छू भी नहीं सकती है, कब तक, जब तक ये 3000 शेयर किसी और को री इशू नहीं होता। तो कंपनी का ये रूल है, इट इज द रूल, इट इज लॉ, कि कंपनी जो ये 3000 शेयर्स पे जो 7 रुपीज का अमाउंट लेके बैठी है ना, ये पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक क्या नहीं होता, जब तक री इशू नहीं होता। 1 मिनट, जब तक
री इशू नहीं होता, जब तक री इशू नहीं होता तब तक कंपनी ये शेयर को छू भी नहीं सकती, मतलब ये पैसे को, फोरफिट किए हुए पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकती, वो बाद में देखते हैं। लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट. व्हाट डज द सेकेंड पॉइंट से? कि रिड्यूस द पेड अप कैपिटल. क्या बोला है? पेड अप कैपिटल. कॉल्सिन एरियर का नाम नहीं लिया गया. रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय ₹3 पर शेयर. क्या बोला गया है? जो पेड अप कैपिटल है ना, जो पेड अप कैपिटल है उसमें से उसको कितना रेड्यूस करो? क्या करने बोला है? रेड्यूस करने बोला है. रेड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय हाउ मच? बाय बोला है. ₹3 से रेड्यूस करो, मतलब ₹10 का शेयर को ₹3 कम करो, मतलब ₹10 का शेयर कितने का हो जाएगा? रेड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय ₹3 पर शेयर, मतलब जो ₹10 का शेयर है उसको ₹3 कम करो. शेयर होल्डर बोलते हैं कि हमारा जो ₹10 का शेयर है ना, उसको ₹3 हम लोग भूलने के लिए रेडी है. ₹3 हम लोग क्या करने के लिए रेडी है? भूलने के लिए रेडी है. मतलब शेयर जो ₹10 का था, अब ₹3 कम हो जाने से वो कितने का हो जाएगा? ₹7 का. वो कितने का हो जाएगा? ₹7 का हो जाएगा. तो वो वाला एंट्री, ओल्ड शेयर न्यू शेयर का एंट्री पास करना पड़ेगा. तो कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? जहां पे पहले अगर कंपनी बंद हो जाता तो पर शेयर में ₹10 देना पड़ता शेयर होल्डर को. जब कंपनी बंद होगा तो शेयर का पैसा वापस करते वक्त पर शेयर में ₹10 देना पड़ता. लेकिन अभी कंपनी ने डिसीजन लिया कि शेयर का ₹3 कम करना है, तो अभी नया शेयर जो है वो ₹7 का रहेगा. तो कंपनी को जहाँ पे ₹10 का लाइबिलिटी था, अब लाइबिलिटी कम होके ₹7 का हो गया. तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट ₹5 पर शेयर. मतलब जो 3000 शेयर को फोरफिट किया था, वो शेयर को किसी और को री इशू कर रहे. तुम लोग देखोगे, देखो जो फोरफिटेड शेयर्स था वो कितने का? फोरफिटेड शेयर्स कितने में री इशू कर रहे? ₹5 में. कितने में री इशू कर रहे? ₹5 में. और कितने में री इशू कर रहे? दे आर री इशूइंग फॉर ₹5. लेकिन वो शेयर का वैल्यू तो ज्यादा है. बोलते हैं कि जितना भी कम पड़ेगा, जितना भी पैसा कम पड़ेगा, वो लोग क्या करेंगे? ये शेयर को दोबारा क्रिएट करेंगे. और क्रिएट करने के बाद ये जो शेयर जो कैंसल हो चुका था, जो देखो ये जो शेयर 3000 शेयर फोरफिट हो चुका था, अब ये फोरफिटेड शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को दोबारा सेल कर रहे. मैंने क्या बोला था? फोरफिचर में जो प्रॉफिट होता है, फोरफिचर में जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को कंपनी हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक री इशू नहीं करेंगे. तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है? री इशू कर रही है. इसलिए कंपनी क्या कर रही है? री इशू कर रही है. तो हम लोग बाद में देखेंगे री इशू का क्या एंट्री होता है. पहले हम लोग ये 3 एंट्री कर लेते हैं. ये जो लास्ट वाला 4th पॉइंट है ना, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? द शेयर्स ऑन विच द कॉल्स वेर इन एरियर्स were duly forfeited and reissued as fully paid up shares of ₹7 each on payment of ₹5 per share. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बोल रहे हैं जो शेयर्स का कॉल्सिन एरियर के वजह से फोरफिट हुआ था ना, वो शेयर को, जो शेयर फोरफिट हो गया था, फोरफिट हो गया था, वो शेयर को री इशू किया. वो शेयर को क्या किया? री इशू किया
as fully paid up share of 7 each. कितने का शेयर करके उसको क्रिएट किया? 7 का, पर कितना ले रहे? वो शेयर जिसको भी बेचा है उससे कंपनी 7 रुपए का शेयर के बदले में सिर्फ 5 रुपया ले रही है। रीइश्यू कितने में करने वाले हैं? 5 रुपए में। ये ऐसा कंपनी क्यों करती है वो मैं बाद में बताती हूँ, जब मैं वो एंट्री के तरफ पहुंचूंगी तब तुम लोगों को बताऊंगी। शेयर तो 7 रुपए का है, पर जिसको बेचा उससे सिर्फ 5 रुपया ही ले रहे कंपनी। तो कंपनी खुद का लॉस क्यों कर रहे? शेयर 7 रुपीज का है, बट दे रहा है, बेच रहा है वो रीइश्यू शेयर को, जो फोरफिटेड शेयर था उसको रीइश्यू कितने में कर रहा है? किसी और को इशू। रीइश्यू का मीनिंग क्या है? जिससे किसी का शेयर ले लिया, कैंसल कर लिया, और वो शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है, पर 7 रुपए के शेयर को सेल कर रहा है कितने में? 5 रुपए में। कितने में सेल कर रहा है? 5 रुपीज में। अपना नुकसान क्यों करा रहे वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले लेट अस गो टू द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो शेयर को फोरफीट करने बोला है, तो पहला एंट्री देख लेते हैं। शेयर को फोरफीट करने का एंट्री बोला गया है, तो शेयर को जब हम फोरफीट करेंगे तो शेयर क्या हो जाएगा? शेयर को कैंसल करेंगे तो शेयर ज्यादा होगा कि कम होगा? जब हम शेयर को कैंसल करेंगे तो शेयर ज्यादा होगा या कम होगा? जब शेयर कैंसल हो रहा है तो शेयर कम होगा। शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और मैंने बताया था लाइबिलिटी मतलब क्या? लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, और कम होगा तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम हो रहा है। मुझे बताओ कितना लाइबिलिटी कम हो रहा है? हम कितने शेयर को फोरफीट कर रहे हैं? हम कितने शेयर को फोरफीट कर रहे हैं? हम 3000 शेयर को फोरफीट कर रहे हैं, क्योंकि उतना शेयर जो है कॉल्स इन एरियर्स में है। हम कितने शेयर को फोरफीट कर रहे हैं? 3000 शेयर को फोरफीट कर रहे हैं। और एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपए का है। तो हम शेयर को जब कैंसल करेंगे तो एंट्री आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर? 3000 शेयर। 3000 शेयर, और एक शेयर 10 रुपए का, क्योंकि फोरफीट का मीनिंग होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। तो शेयर कैंसल हो जाएगा तो लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। और यहाँ पे ये जो शेयर है इसका 2 हिस्सा है। एक जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, तो उसको लिखेंगे इधर कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब क्या? कॉल्स इन एरियर्स मतलब मुझे बताओ ये शेयर का कितना हिस्सा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया? 3000 में शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे नहीं किया है कि उसका शेयर को हम कैंसल कर रहे? कॉल्स इन एरियर कितना है? 3000 शेयर्स पे 3 रुपए का कॉल्स इन एरियर है, जो कि कितना हो जाता है? 9000। तो अब मुझे बताओ 30,000 में ये शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपया पे नहीं किया, तो कितना पैसा उसने पे किया? 7 रुपीज पर शेयर पे किया। तो वो पैसे को हम दिखाते अंडर अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड अकाउंट कितना रहेगा? 3000 में कितना पैसा कंपनी उस शेयर होल्डर, मतलब कंपनी ने भी ये डिसीजन बहुत सोच के लिया रहेगा। पहले तो ये शेयर होल्डर को बहुत सारा रिमाइंडर सेंड किया रहेगा।
रिमाइंडर सेंड करने के बाद भी जब शेयर होल्डर ने रिप्लाई करके शेयर्स का पैसा पे नहीं किया, तो कंपनी ने मजबूरी से ये डिसीजन लिया कि ये शेयर होल्डर्स का शेयर्स को कैंसिल किया जाए। अब कैंसिल किया तो कंपनी को यहाँ पे 3 रुपया नहीं मिला है, पर कितना पैसा मिला है? ये 10 रुपए का जो शेयर था उसपे 3 रुपया नहीं मिला, तो कितना मिला? 7 रुपीज मिला है। तो 3000 इंटू 7 करो, हमें मिलता है, हमें कितना मिलता है अमाउंट? 21। इसको कहाँ पे लिखते हैं? इसको लिखते हैं अंडर द हेड शेयर फोरफिटेड। इसको बोलेंगे बीइंग शेयर्स फोरफिटेड for non-payment of call amount। कॉल अमाउंट पे नहीं किया, इसलिए कंपनी ने ये सख्त डिसीजन, ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया ना, तो कैंसल द शेयर्स। तो इसके बाद हम, ये हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन का जो सेकेंड पॉइंट वो क्या है? क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट बोलता है reduce the paid up capital, reduce the paid up capital by ₹3 per share। क्वेश्चन में क्या बोला है? जो पेड अप कैपिटल है उसको 3 रुपए से कम करो। तो अभी शेयर जो 10 रुपए का था, अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 रुपया उसका वैल्यू कम कर रहे हैं। मतलब नया शेयर कितने का रहेगा? 10 रुपए का शेयर था, अब उसको 3 रुपया कम कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर को 3 रुपया रिड्यूस कर रहे हैं, तो कितने का शेयर होगा? 10 रुपए का शेयर है, उसको 3 रुपया रिड्यूस कर रहे हैं, तो नया वैल्यू शेयर का क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? 10 रुपए का शेयर है, रिड्यूस करेंगे, करेक्ट निजाम, रिड्यूस करेंगे 10 रुपीज को, रिड्यूस करेंगे 3 रुपए से, तो नया वैल्यू शेयर का रहेगा 7 रुपीज। तो कंपनी को फायदा कितने का हुआ? कंपनी को फायदा हुआ 3 रुपए का। कंपनी को फायदा हुआ 3 रुपए का, करेक्ट। कंपनी को फायदा हुआ 3 रुपए का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड और न्यू का एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग दिखाते हैं ना, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी है ना, कितना नंबर ऑफ शेयर है देखो, पेड अप कैपिटल देखो 12,000। हमने इशू किया था 12,000 शेयर, जिसमें से हमने ऑलरेडी 3,000 शेयर कैंसिल कर लिया है। देख रहे हो इधर एंट्री, 12,000 शेयर में से हमने ऑलरेडी 3,000 शेयर कैंसिल कर लिया है। तो 12,000 शेयर में से 3,000 शेयर तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो अभी बचा कितना? मैं तो यहाँ पे तुम लोग को बता देती हूँ, 12,000 में से माइनस 3,000 तो ऑलरेडी नीचे बता देती हूँ, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना बताती हूँ। 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 9,000। इसको बोलेंगे एक शेयर 10 रुपए का, तो ये कितने का हो जाएगा? 90,000। इसको, और ये 9,000 कैसे आया है दिखाना है। तो ये 9,000 कैसे आया? 12,000 शेयर्स माइनस 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स तो हमने ऑलरेडी ऊपर कैंसिल कर दिया है। देखो अभी हम फिर यहाँ पे 12,000 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 12,000 में से तो 3,000 शेयर ऑलरेडी हमने फोरफिट कर दिया है। तो बचा कितना? टोटल 12,000 शेयर था, जिसमें से 3,000 तो हमने ऑलरेडी फोरफिट कर दिया। तो बचा कितना? 9,000 शेयर्स। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो जो नया शेयर होगा उसको बोलेंगे 2 न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो नया शेयर है वो कितने का रहेगा? 9,000
इंटू 7, क्या बोला गया है, 3 रुपया रिड्यूस हो रहे, तो नया शेयर तुम लोग ने भी लिखा, नया शेयर का वैल्यू क्या रहेगा, 9000 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 63,000, और इधर लिखेंगे 2, जो कंपनी को फायदा हुआ उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन भी इधर बता दूं, कैपिटल रिडक्शन कितना है, 9000 इंटू 3, कितना होता है 9000 इंटू 3, 27,000, तो इसको बोलेंगे बीइंग शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया, ओल्ड और न्यू का एंट्री पास किया हमने। इसके बाद अब दोबारा हम लोग ऊपर जाते, लेट अस सी द थर्ड वन, लेट अस सी द थर्ड एंट्री, जो शेयर को हमने फोरफिट किया, देखो ऊपर 3000 शेयर, अब इसको री इशू करना है, जो शेयर को हमने फोरफिट किया था अब इसको री इशू करना है, फोरफिट किया था उसको री इशू करना है, क्या करना है, री इशू, री इशू का मीनिंग होता है दोबारा इशू करना, पर हम कितने में इशू कर रहे हैं, 5 रुपए में। अब किसको इशू कर रहे हैं, कोई आउटसाइडर को, कोई थर्ड पर्सन को, किसको भी इशू करने दो, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है कितने में री इशू किया, 5 रुपए में, और क्वेश्चन में बोला है जो फोरफिटेड शेयर है उसको री इशू करेंगे एज फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 7 रुपए का शेयर, लेकिन उससे लेंगे, पेमेंट करेक्ट करेंगे सिर्फ 5 रुपया। यहाँ पे तुम लोग को लगता है कंपनी का शेयर तो अभी 7 रुपए का हो गया, 7 रुपीज का, लेकिन पेमेंट ले रही है सिर्फ 5 रुपए का। डोंट यू थिंक या कंपनी को यहाँ पे लॉस हो रहा है, 7 रुपए का शेयर है, री इशू करने पे 7 रुपीज का शेयर है, लेकिन कंपनी कितना ले रही है, जिसको बेच रही है उससे कितना ले कलेक्ट कर रही है, सिर्फ 5 रुपया, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ऐसा लग रहा नहीं है तुम लोग को, नहीं, कंपनी को यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कंपनी ने ऑलरेडी 7 रुपीज कलेक्ट किया है पहले से, मतलब ये तो पैसा जो कंपनी यहाँ पे दे रही है, ये जब 5 रुपया कलेक्ट कर रही है वो भी नहीं करेगी तो चलेगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले शेयर होल्डर का 7 रुपीज लेके बाजू में रखा हुआ है, और अभी किसी और को ये शेयर 5 रुपए में बेच रही है, पहले से 7 रुपीज कलेक्ट करके रखा है साइड में, और अभी किसी और को ये वही 7 रुपीज कलेक्ट करके रखा हुआ शेयर्स को किसी थर्ड पर्सन को 5 रुपए में बेच रही है, तो कंपनी को यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा, उल्टा कंपनी को ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो 7 रुपीज यहाँ पे जमा हो गया है ना, इसको कंपनी हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक ये शेयर जो है, ये 3000 वाला शेयर जब तक किसी और को रीइशू नहीं करती है ना, तब तक ये जो जमा हुआ पैसा है इसको हाथ भी नहीं लगा सकती। इसलिए कंपनी ने क्या किया, चलो 7 रुपीज का शेयर है, 7 में बेचेगी तो कोई खरीदेगा नहीं, पर जब 7 रुपीज का शेयर 5 रुपए में बेचेगी, 2 रुपए का डिस्काउंट देगी, तो कोई ना कोई खरीद लेगा, चलो कम में मिल रहा है बोल के। तो ये डिसीजन कंपनी क्यों ले रही है, ताकि यहाँ का जो पैसा है वो यूटिलाइज कर सके। तो हम क्या करेंगे, इधर ये एंट्री पास करेंगे, जब शेयर रीइशू करेगी तो क्या मिलेगा, शेयर रीइशू करेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, रीइशू करेगी तो कंपनी को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिल रहा है, कितना शेयर रीइशू कर रही है, जो कैंसिल किया था वो शेयर को रीइशू कर रही है, 3000 शेयर को कैंसिल किया था, कितने में रीइशू कर रही है, कितना पैसा आ रहा है, 3000 इंटू 5 करो, 3000 इंटू 5 कितना होता है, 15,000,
और ऐसा करेगी, मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ रही हूँ, टू जब शेयर इशू कर रही है, री इशू कर रही है, तो शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये 3000 शेयर और एक शेयर कितने का है क्वेश्चन में बोला गया है, फुल्ली पेड अप अभी एक शेयर है 7 रुपीज का, तो ये कितना हो जाता है 21,000। अब देखो क्रेडिट में 21,000 है और डेबिट में सिर्फ 15,000 है, डेबिट कम है, तो ये डेबिट में जो कम पड़ रहा है 6,000 वो कहाँ से यूज करेगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। कितना शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, कितना जो कम पड़ रहा है बैलेंस करने के लिए, जो कम पड़ रहा है वो यूज करेगी। तो कितना कम पड़ रहा है यहाँ पे देखो, या तो जो 2 रुपया कम पड़ रहा था वो कंपनी ने, अगर ऐसा बैलेंस नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कम पड़ रहा है 3,000 शेयर पे, कितना पैसा कम पड़ रहा है, 2 रुपया कम पड़ रहा है, वो 2 रुपया कंपनी ने कहाँ से यूज किया, यहाँ पे जो शेयर फोरफिटेड में पैसा जमा हो गया था ना, ये इधर जो पैसा जमा हो गया है, ये पैसे को कंपनी ने यहाँ पे से यूज किया। कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे से यूज किया। ये पैसे को कंपनी हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक री इशू नहीं होता। जब तक री इशू नहीं होता तो ये पैसे को हाथ भी नहीं लगा। री इशू हो गया, 3,000 में 7 रुपया मिला था पर शेयर, 2 रुपया यहाँ पे डाल दिया, तो अभी भी कितना पैसा बचा है शेयर फोरफिटेड में, शेयर फोरफिटेड क्रेडिट में था, यूज किया तो डेबिट हुआ, अभी भी शेयर फोरफिटेड में पैसा बाकी है। एक और एंट्री इधर आएगा, अभी भी शेयर फोरफिटेड में पैसा बाकी है। कितना पैसा बाकी है बताओ, 21,000 में 6,000 यूज कर लिया, तो अभी भी कितना पैसा बाकी है उसमें, अभी भी कितना पैसा बाकी है, अभी भी बाकी है कितना, 15,000। 21,000 में 6,000 यूज किया, 21,000 माइनस 6,000, तो अभी भी 15,000 बाकी है। तो वो पैसे को शेयर फोरफिटेड क्रेडिट में था, डेबिट में, अभी इसको कैंसल करना है। क्या करना है, शेयर फोरफिटेड में जितना भी पैसा बाकी है, पहले रीइशू के बाद, रीइशू तक ये पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अब रीइशू के बाद ये जो शेयर फोरफिटेड में पैसा जमा हो गया है ना, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो पैसा जमा हो गया है, वो पैसे को अभी कंपनी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। और ये शेयर फोरफिटेड का बैलेंस हमेशा ट्रांसफर होता था। तुमने 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा इशू ऑफ शेयर्स, तो तुम लोग को अगर याद है तो शेयर फोरफिटेड में जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, 21,000 में 6,000 तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया ये शेयर को 7 रुपया का करने के लिए, तो बचा हुआ जो 15,000 है वो हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ये वो रिजर्व है जहाँ पे नॉन रिपीटेटिव नेचर का प्रॉफिट्स आता है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिजर्व। 12th स्टैंडर्ड में देखा था हम क्या करते हैं, शेयर फोरफिटेड को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ये चैप्टर में हम कैपिटल रिजर्व से पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो कौन सा अकाउंट को इफेक्ट देते हैं, मुझे बताओ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं, कैपिटल रिडक्शन को। तो हम कैपिटल रिडक्शन में प्रॉफिट डालेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं था, ये पहला एंट्री में जब हमने 21,000 लिखा
7 मतलब 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपया पे नहीं किया तो बाकी का 7 रुपीज पे किया, पर ये प्रॉफिट नहीं है क्योंकि ये पैसे को कंपनी हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक री इशू नहीं होता। अब री इशू होने के बाद बचा हुआ पैसा प्रॉफिट है। कितना पैसा? 21,000 माइनस 21,000 माइनस कितना, कितना यूज किया? 6,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 15,000। ये कहाँ जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एक मिनट, यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखा। नरेशन क्या आएगा? बीइंग forfeited shares reissued। forfeited शेयर को रीइश्यू किया और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 15,000। इसको क्या बोलेंगे? बिग बैलेंस ट्रांसफर्ड। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ शेयर फोर्फिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। मैंने शॉर्ट लिखा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर, ऐसे भी लिख सकते थे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोर्फिटेड अकाउंट ट्रांसफर। सो इसके बाद अब एक और चीज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट एंट्री की तरफ देखेंगे। देखो यहाँ पे मशीनरी का वैल्यू कम हुआ और बोलते पीएनएल अकाउंट, गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे असेट्स को राइट ऑफ करो। ये जब मशीन का वैल्यू कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मशीन का वैल्यू कम हुआ तो लॉस हुआ। मशीन का वैल्यू कम हुआ तो लॉस हुआ। जब लॉस होता है तो हम ये चैप्टर में कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट मैं बाद में लिखूंगी क्योंकि इसका अमाउंट टू किसका वैल्यू कम हुआ? टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का कितना वैल्यू कम हुआ है? 10,000। इधर रखती हूँ 10,000। मशीनरी का हमने देखा 10,000 वैल्यू कम हुआ है। जरा इसको एक ही इसमें रखने का ट्राई करते हैं। हाँ, एक ही पेज में मशीनरी और इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर टू गुडविल अकाउंट, फिर टू और क्या राइट ऑफ करने बोला है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये सबको राइट ऑफ करने बोला है। पीएनएल अकाउंट में जरा देखते हैं कितना हर सम में, हाँ बोलने दो नहीं बोलने दो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के हर सम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, और हर सम में लॉस ही रहेगा। मैक्सिमम 99% टाइम लॉस रहेगा। तो पीएनएल अकाउंट फिर गुडविल, ऐसे कंपनी जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो उसका क्या मार्केट में गुडविल होगा? और कोई भी फिक्टिशियस असेट को क्वेश्चन में बोलने दो नहीं बोलने दो, हमें ये स्टेप करना ही है, राइट ऑफ करना ही है, कैंसिल करना ही है। तो जरा देखते पीएनएल अकाउंट का कितना वैल्यू है? 2800। 20 एक में 2800 है और इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट। इसके बाद गुडविल का वैल्यू है 10,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैल्यू है 1500। सबका वैल्यूज देख लेते हैं लिखने के लिए। तो पीएनएल अकाउंट 20,
800 और इसके बाद गुडविल का वैल्यू कितना मिला देखा हमने अभी 10,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैल्यू है 1500। ये सबको ऐड करो, ये सबको ऐड करो कितना होता है। मुझे आया आंसर 42,300 और इसको बोलेंगे बीइंग असेट्स एंड लॉसेस रिटर्न ऑफ। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हर बार तुम लोग को मैं बता रही थी। लेट अस रीड दैट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड देन आई विल कम टू यू। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया वो है यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेस इफ नेसेसरी। यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेस इफ नेसेसरी बोलते हैं हमारे पास एक लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब इतना हमारे जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम टैक्स के लिए इतना पैसा साइड में रखते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना 4,000, अगर जरूरत पड़ता है तो इसको यूज करो। ये 4,000 को अदर करंट लाइबिलिटीज में जो दिखाया है इसको यूटिलाइज करो, लेकिन कब, इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी उसका मीनिंग मैंने तुम लोग को हर बार क्या बोला था कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका हमेशा क्रेडिट साइड तुम देखोगे कि ज्यादा रहेगा। क्रेडिट ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा, और वो प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। वो प्रॉफिट को हम किधर ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन मैंने बताया था ऐसा 99% टाइम होगा, या सॉरी 90% ले लेते हैं, 90% टाइम्स होगा। या तो कभी कभी देखेंगे कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो जाते हैं, मतलब डेबिट साइड का अमाउंट भी सेम, क्रेडिट साइड का अमाउंट भी सेम। ऐसा वाला सम हमने किया है एक। इसके बाद एक 1% बार ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड हैवी है, कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड हैवी है। कैपिटल रिडक्शन का डेबिट हैवी है मतलब लॉसेस ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट में क्या आएगा ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। तो अगर हमारा कैप ये यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेस इफ नेसेसरी का मीनिंग है अगर हमारा कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस के लिए ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस यूज करो। अगर हमारा कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड ज्यादा है, अगर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो यूज करो। अगर कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड ज्यादा है तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेस को यूज करो। तो वो ज्यादा है क्या नहीं देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो अकाउंट को हम बोलेंगे कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मतलब हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे। इधर पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और इधर लिखेंगे रुपीस। अब हम लोग जरा देखेंगे हर एक 5 एंट्रीज है उसमें देखेंगे कैपिटल रिडक्शन किधर किधर है। पहला एंट्री में है क्या कैपिटल रिडक्शन, नहीं है। दूसरे एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है लेकिन कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में है ना। तो क्या क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे
नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट शेयर कैपिटल, ऑपोजिट में क्या है, क्रेडिट के ऑपोजिट में डेबिट, और डेबिट में लिखा है शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तुम बाई कैपिटल रिडक्शन लिखोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। तो हमेशा जो अकाउंट का नाम होता है, जो अकाउंट का नाम होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो अकाउंट का नाम नहीं लिखते, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखते। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट है हमने देखा, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑपोजिट अकाउंट का नाम। इसके बाद देखो फिर से कैपिटल रिडक्शन थर्ड एंट्री में नहीं है, फोर्थ एंट्री में है, अगेन क्रेडिट साइड में है। तो नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट शेयर फॉरफिट है। सो क्रेडिट साइड में नेम ऑफ द हम क्या लिखते, नेम ऑपोजिट अकाउंट का लिखते। तो हम लोग जाएंगे, इधर लिखेंगे बाय शेयर फॉरफिट। अगर ऐसा ऑपोजिट अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे तो समझेगा कैसे कि ये अकाउंट क्या है। 15,000 अमाउंट लिखा कैपिटल रिडक्शन के बाजू वाला, अमाउंट लिखा कैपिटल रिडक्शन के ही बाजू वाला, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, डेबिट में है तो डेबिट में, लेकिन नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट। इसके बाद सेम वे अब लास्ट एंट्री में डेबिट में है, डेबिट में है तो कितना अमाउंट है 42,300, पर क्रेडिट में बहुत सारा चीज है तो सब एक एक करके लिखना पड़ेगा। टू मशीनरी, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या है टू गुडविल, फिर क्या है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो मशीनरी का अमाउंट क्या है 10,000, प्रिलिमिनरी पीएनएल अकाउंट का अमाउंट क्या है 20,800, और गुडविल का अमाउंट कितना है 10,000, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है 1,500। ये लास्ट एंट्री था। अब देखो जरा कौन सा साइड हैवी है, ये साइड का तो मुझे पता है ये 42,300 है, क्योंकि डेबिट में सिर्फ यही एक है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में एक ही बार आया है और वो यही बार में आया है। तो ये साइड इतना है क्या, देखो कि इज द डेबिट क्रेडिट साइड ऑल्सो द सेम, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है जरा देखो 27,000 प्लस 15,000, ये आ रहा है 42,000। बताओ कौन सा साइड हैवी है, 42,000 या 42,000, 42,300 या 42,000? जो साइड हैवी है, मतलब ये क्वेश्चन में देखो डेबिट साइड हैवी है, हमेशा क्या हैवी रहता है, क्रेडिट प्रॉफिट ज्यादा रहता है। और अगर कभी भी डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि क्यों डेबिट साइड हैवी है, दिया है ना क्यों हैवी है। अगर हैवी रहेगा डेबिट तो क्या यूज करो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्वेश्चन में यूज करने बोला है इसको बैलेंस। तो कितना बैलेंस है 42,000 और 42,300 में 300 रुपए का बैलेंस है। तो हम लोग 4,000, हमने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स तो 4,000 का था, प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था 4,000 का, पर हमें जितना नेसेसरी है हमें उतना ही यूज करने बोला है। सी दिस पॉइंट, यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी। हाँ 300 के लिए नेसेसरी है तो जितना नेसेसरी है हम उतना ही यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तो मुझे बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो लाइबिलिटी कम होता है तो हम उसको लिखते
डेबिट पर इसको क्या नाम से दिया गया है, करंट लाइबिलिटी, लेकिन ब्रैकेट में मैं दिखा रही हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट कितना यूज हुआ 300, और इधर बताएंगे टू कौन से अकाउंट पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो जाके हमारा कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस हो पाया, कैपिटल रिडक्शन जो है वो बैलेंस हो पाया, तो इसको बोलेंगे बीइंग प्रोविजन फॉर टैक्स यूटिलाइज्ड, या प्रोविजन फॉर टैक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स यूटिलाइज, या सिर्फ वो लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके साथ दिस इज डन।